चलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल करते हैं। कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर अपन क्या बोल रहे हैं, कैपिटल का मतलब क्या था यहाँ पे पूरे एफएम के अंदर, कैपिटल मीन्स सोर्स ऑफ फाइनेंस, एंड सोर्स ऑफ फाइनेंस में क्या क्या आता है, इक्विटी शेयर भी एक सोर्स है, प्रेफरेंस शेयर भी एक सोर्स है, डेट, डेट में फिर लोन हो गया, डिवेंचर हो गया, सब कुछ ये सारे सोर्सेस है। और अपना कंपनी के अंदर जो सेविंग बढ़ा है यानी पास रिजर्व्स पड़े हैं वो भी तो एक सोर्स ही हो गया। सो इक्विटी शेयर्स के साथ साथ बोलो कौन सा है, रिजर्व्स एंड सरप्लस भी वन ऑफ द सोर्स ऑफ फाइनेंस। ओके, सो इन सारे कैपिटल्स को रेज करने के लिए कंपनी को क्या रिकरिंग कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी, वो फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज। वो फाइंड आउट करना है इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, जिसे अपन क्या बोलते हैं बोलो, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। रिपीट बोलो, कंपनी ने जो कैपिटल रेज किया है, मतलब क्या क्या रेज किया बोलो, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर्स, डेट्स, इन सब के अगेंस्ट कंपनी को एनुअली क्या बेयर करनी पड़ेगी, एक रिकरिंग कॉस्ट। कंपनी के एंगल से सोचेंगे तो कॉस्ट है, स्टेक होल्डर इन शेयर होल्डर या डिवेंचर होल्डर के एंगल से सोचेंगे तो उनके लिए वो रिटर्न है, बराबर है। ये कॉस्ट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज पता करनी है, मतलब कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करना है, प्लस ये जो परसेंटेज में पता कर रहे हो कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वो हमेशा अपने को चाहिए होता है आफ्टर टैक्स। क्या बोलो, आफ्टर टैक्स। अगर ये बिफोर टैक्स चाहिए होता तो ये चैप्टर ही नहीं आता। जैसे कि 12% डिबेंचर, मतलब जो मैंने डिबेंचर से फंड रेज किया है उनके बदले में मैं उन्हें क्या रिकरिंग कॉस्ट पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट नाम का कॉस्ट, और वो परसेंटेज में कितना है, अरे 12% है। तो यही केडी है क्या, नहीं, हमने बोला कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना मतलब परसेंटेज निकालना लेकिन आफ्टर टैक्स। सो ये परसेंटेज जो 12% है वो बिफोर टैक्स है, इसको आफ्टर टैक्स कन्वर्ट करो और वो तुम्हारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पूरा फॉर्मूला इसका क्या है, फॉर्मूला मालूम होना चाहिए, चैप्टर खत्म हो जाएगा। बोलो कॉस्ट ऑफ कैपिटल के अंदर एक है कॉस्ट ऑफ डेट, जिस कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अपन डिनोट करते हैं बोलो किससे, के से। सो कॉस्ट ऑफ डेट बन जाएगा केडी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी बन जाएगा केई, कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस बन जाएगा केपी, कॉस्ट ऑफ रिटेन अर्निंग क्या बन जाएगा केआर। एंड इन सबको कंबाइनली मतलब चार अलग अलग कॉस्ट ऑफ कैपिटल को अगर मैं पकड़ू और बुक वैल्यू वाला वेट लगा दूं या तो मार्केट वैल्यू वाला वेट लगा दो, ऐसी दो मेथड अपने पास है। सो वी आर एबल टू फाइंड आउट व्हाट, WACC, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। आगे कॉस्ट ऑफ कैपिटल मीनिंग साइड में छोड़, सिग्निफिकेंस नहीं मांगता है। डिटर्मिनेशन लेने का केडी, बोलो क्या है केडी का फॉर्मूला, बिना यहाँ से पढ़े, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट 1 माइनस टी अपॉन एनपी, परसेंटेज में चेंज के लिए इंटू 100। ये हो गया फॉर्मूला, बायट है तो याद आएगा, लिख के भी आ सकते हो, बट इस मूवमेंट में भी अगर किसी को फॉर्मूला नहीं समझता है सो मुझे इतना बता दो, हमने आज तक इंटरेस्ट कैलकुलेट कैसे किया था, हाउ डू वी कैलकुलेट इंटरेस्ट, बोलो जल्दी। सिंपल था इंटरेस्ट कैलकुलेशन, बोलो इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो तूने लोन अमाउंट लिया है, बोलो जो हमने लोन अमाउंट लिया है उसके ऊपर वो रेट ऑफ इंटरेस्ट से मल्टीप्लाई करते थे, बोलो, एंड कितने मंथ का है उस हिसाब से N/12 वगैरह किया जाता था। अभी के लिए हम एनुअल कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता कर रहे हैं बाय डिफॉल्ट परसेंटेज में, सो वो इंटू N/12 को मैं लिखता नहीं। सो बोलो हाउ टू फाइंड आउट इंटरेस्ट अमाउंट, इट्स लोन अमाउंट इंटू R/100, लोन अमाउंट इंटू R/100। आज ना हमें कोई इंटरेस्ट की अमाउंट नहीं पता करनी है, हमें ये R पता करके देना है। सो अगर इस फॉर्मूला को रीअरेंज करूं, बेसिक मैथमेटिक्स समझते हो, सो ये इंटरेस्ट लेफ्ट साइड का उधर ही रह गया, ये जो R है वो मुझे पता करना है, वो भी मैंने राइट साइड में रखा, ये जो डिवाइड का 100 है उधर जाके इंटू 100 हो गया, और ये जो R को मल्टीप्लाई वाली लोन अमाउंट थी वो जाके उधर डिवाइड हो जाएगी, सो डिवाइडेड बाय लोन अमाउंट। सो क्या ही बन गया फॉर्मूला, ये रेट पता करने का, इंटरेस्ट अपॉन लोन अमाउंट इंटू 100, ये रेट पता करने का फॉर्मूला हो गया। बट हमें रेट पता करना है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल पता करना है। रेट और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या ही फर्क है, रेट होता है बिफोर टैक्स, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होता है आफ्टर टैक्स। आफ्टर टैक्स करने के लिए इंटरेस्ट को लगा दिया 1 माइनस टी, क्या ही बन गया फॉर्मूला, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इंटू 1 माइनस टी, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट है आई है, इंटरेस्ट इंटू क्या क्या बोलो 1 माइनस टी, ये बाजू में लिखा है तूने सामने लिखा है, मैथमेटिक्स है, ये आगे ही मल्टीप्लाई होगा, न्यूमरेटर को ही मल्टीप्लाई होगा, डिवाइडेड बाय नेट प्रोसीड, झपा खत्म। लेकिन ये इरिडीमेबल डिबेंचर का फॉर्मूला था, किसका, इरिडीमेबल, मतलब क्वेश्चन ने हमें डिबेंचर्स का डिटेल दिया है जिसका लाइफ ऑफ डिबेंचर इज नॉट गिवन,
10 साल, 5 साल, 15 साल, 20 साल कुछ नहीं बोला है, तो ये फॉर्मूला लगा देना। एंड व्हेन लाइफ इज गिवन, सो केडी का फॉर्मूला इज सेम फॉर्मूला, इंटरेस्ट 1 माइनस टी जो अभी बनाया था डिवाइडेड बाय एनपी जो था वो भी है, कुछ फर्क नहीं है, बस रिडम्पशन वैल्यू भी दिया रहेगा और तुम्हें लाइफ ऑफ द डिबेंचर भी दिया रहेगा, सो दैट इज आल्सो टू बी कंसीडर्ड। तो मैं प्लस कर रहा, मेरे एक और कॉस्ट बढ़ रही है, कौन सी, एक सेकेंड, मैंने आज डिबेंचर इशू की है, मैंने आज डिबेंचर इशू किया और 1 लाख रुपए रेज किया, कितना, 1 लाख, बट इसको इन फ्यूचर मतलब कभी, फ्यूचर मतलब कभी 5 साल बाद, कितनी, कभी 5 साल बाद मैं इस 1 लाख के अगेंस्ट उनको 1,20,000 रुपए देने वाला है। दिस इज माय रिडम्पशन वैल्यू, कौन सी वैल्यू, रिडम्पशन वैल्यू, बोलो जल्दी में, रिडीम कितने में करेगा, 1,20,000 में, और मैं इशू कितने में करेगा, 1 लाख पे आज, मतलब हर साल 5 साल तक मैं इंटरेस्ट दूंगा, वो तो मेरी कॉस्ट है ही, साथ में मैं 1,20,000 5 साल बाद एक्स्ट्रा दे रहा हूँ 20,000, वो एक्स्ट्रा का 20,000 भी तो मेरी एक कॉस्ट है, वो भले दे रहा हूँ 5वें साल के एंड में रिडम्पशन की डेट पे, बट ये अल्टीमेटली है तो मेरी 5 साल की कॉस्ट। सो इज 20,000 इज नॉट 1 डे कॉस्ट, इट इज नॉट day 1 कॉस्ट, 20,000 इज अ 5th ईयर कॉस्ट, 5 years कॉस्ट, सो 20,000 को डिवाइड बाय क्या करना पड़ेगा, 5, ताकि मुझे एनुअल कॉस्ट पता चले कितनी, बोलो 4,000। व्हाई वी आर कैलकुलेटिंग एनुअल कॉस्ट, हावले परसेंटेज हमेशा पर एनम होता है बाय डिफॉल्ट, परसेंटेज हमेशा क्या होता है, पर एनम, 20,000 खर्चा 1 साल का होता तो 20 लिखता, क्या 1 साल का है कि 5 साल का है, 5 साल का है, यही एक एड ऑन खर्चा है जो मेरे को फॉर्मूला में इनकॉर्पोरेट करना है। तो बोलो जल्दी, 20,000 डिवाइड बाय 5, 20,000 डिवाइड बाय 5 लिखूंगा, ये तो अपने नंबर थे, 20 कैसे आया, 20 कैसे आया, आरवी माइनस डिबेंचर का नेट प्रोसीड, मतलब मैं इधर लिखता हूँ रिडम्पशन वैल्यू जो 120 अपने एग्जांपल में माइनस नेट प्रोसीड जो 1 लाख है, टोटल कितना एक्स्ट्रा देना पड़ रहा है, 20,000, ये भी मेरी कॉस्ट बन रही है, क्या बन रही है, कॉस्ट, लेकिन ये आज ही देनी है, कल देनी है, कब देनी है, 5 साल बाद देनी है, 5 साल की कॉस्ट बन गई, डिवाइडेड बाय 5, डिवाइडेड बाय 5 मतलब फॉर्मूला में 5 लिखो क्या, बोलो डिवाइडेड बाय एन नंबर ऑफ ईयर्स। ये करने से मुझे बताओ 20,000 एक्स्ट्रा दे रहे हो बट ओवर द 5 years दे रहे हो, तो 20,000 डिवाइड बाय 5 करने से तुमको ये फिगर आ गई। अब 4,000 इज एन एवरेज फिगर ना, 20,000 5 साल में देना है, मतलब 4,000 इज एन पर ईयर कॉस्ट, एवरेज हो गया एक तरीके से, डिवाइड बाय 5 किया, न्यूमरेटर में एवरेज परफॉर्म हुआ है तो मैथमेटिक्स बोलता है डिनोमिनेटर में भी एवरेज मांगता है तो कर दिया। नीचे सिर्फ आरवी रख के नहीं चलेगा, नीचे सिर्फ एनपी रख के नहीं चलेगा, बोलो नीचे भी क्या हो जाएगा, आरवी प्लस एनपी की एक एवरेज वैल्यू से डिवाइड कर लो परसेंटेज चेंज के लिए इनटू 100, क्या बन गया फॉर्मूला, केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी प्लस 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 आरवी माइनस एनपी अपॉन एन दिस होल डिवाइडेड बाय आरवी प्लस एनपी अपॉन 2। सबको पूरा फॉर्मूला याद होता है, एग्जाम के टाइम पे भूल जाते हैं, और क्या भूलते बताता हूँ मैं, ये बीच में प्लस था कि माइनस था, मैं भी एग्जाम लिखा थे, ये बीच में प्लस था कि माइनस था, तो बातें समझो, हम क्या निकाल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, ये इंटरेस्ट मेरी क्या है, कॉस्ट, और ये जो एक्स्ट्रा पैसा देना पड़ेगा वो भी मेरी कॉस्ट ही है ना, तो कॉस्ट में ऐड होगी ना, माइनस तब होता ना जब वो रेवेन्यू होता, इनकम तेरे कॉस्ट को कम करेगा, कॉस्ट को और बढ़ाते जाएगा, सो बीच में क्या है, प्लस है, बिकॉज दोनों की दोनों अपनी कॉस्ट ही है, सो सारी कॉस्ट न्यूमरेटर में और एवरेज वैल्यू डिनोमिनेटर में, ये आ गया केडी का फॉर्मूला व्हेन लाइफ इज गिवन। नेक्स्ट वाईटीएम अप्रोच यानी आईआरआर कैलकुलेशन, बोलो क्या कैलकुलेट करने, तुम्हें क्वेश्चन आ सकता है, आईआरआर को मैं फॉर्मूला से नहीं समझा सकता, उसके लिए एक एग्जांपल चाहिए, इन्होंने भी एक एग्जांपल दिया है, अपने तरीके से सॉल्व किया, अपन अपने तरीके से कर लेते हैं। पढ़ो क्वेश्चन, ए कंपनी इशूड 10,000 10% debentures of ₹100 each on 1st April 2021 to be matured on 1st April 2026। देख के पता चलता है 21 से 26, 22, 23, 24, 25, 26, 5 साल का डिवेंचर दिया है, 5 साल का डिवेंचर दिया है, एंड कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ इट्स एग्जिस्टिंग डेट, कंपनी वांट्स टू नो द करंट कॉस्ट ऑफ एग्जिस्टिंग डेट, मतलब कंपनी वांट्स टू नो द केडी, कंपनी वांट्स टू नो द केडी इफ द मार्केट प्राइस ऑफ द डिवेंचर इज 80 कंसिडरिंग 35% का टैक्स रेट। टाइम पास हो गया, मेरे को आईआरआर का क्वेश्चन करना था, ये उन्होंने केडी निकालने का क्वेश्चन है, क्या निकालने का क्वेश्चन है, केडी, चल निकाल लेते, कोई इशू। बोलो अभी केडी का फॉर्मूला क्या रखा था, इंटरेस्ट इनटू, अच्छा लाइफ वाला फॉर्मूला है ना, बोलो लाइफ वाला फॉर्मूला, व्हेन लाइफ इज गिवन केडी इज इक्वल टू इंटरेस्ट इनटू 1 माइनस टी प्लस आरवी माइनस एनपी अपॉन n this whole divided by rv plus np upon 2 into 100। देखते जाओ बोलते जाओ, 10,000 डिवेंचर से 100 का है,
10,000 इंटू 100 करके वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, कैल्शियम मत उठाओ। मैं बोला ये 100 रुपए से भी अपन क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, परसेंटेज वही आता है, अमाउंट से निकालोगे बड़े बड़े परसेंटेज वही आता है। सो लेट्स कैलकुलेट बाय 100। 100 की फेस वैल्यू पे 10% का इंटरेस्ट कितना आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, 10 आ गया इंटरेस्ट। 1 माइनस टैक्स रेट क्वेश्चन से ढूंढ लो 35% के लिए मैं क्या लिखूं 0.35 प्लस आरवी माइनस एनपी। क्वेश्चन ने कहीं ना कहीं रिडम्पशन वैल्यू दी रहेगी, रिडम्पशन वैल्यू बोलो जल्दी, 5 साल बाद रिडीम होगा एंड मार्केट प्राइस ऑफ द डिबेंचर इज 80 कंसिडरिंग द 35% का टैक्स रेट। आज क्वेश्चन में बोला है ये 100 रुपए का डिबेंचर है, फेस वैल्यू का है, इसका रिडम्पशन कितने पे होगा बोला नहीं। सो बाय डिफॉल्ट इफ रिडम्पशन वैल्यू इज नॉट गिवन तो क्या लेके चलने का, एट पार। एट पार मतलब ही क्या लेके चलू 100, क्या बोलू 100 माइनस। लेकिन आज कंपनी का डिबेंचर मार्केट में 80 रुपीज पे ट्रेड होगा ऐसा लिखा हुआ है, करंट मार्केट प्राइस, मतलब आज इश्यू भी 80 पे हो रहेगा। सो टुडेज नेट प्रोसीड इज ओनली 80। 80 का लेके 100 का रीपेमेंट करोगे तो भी इसका नुकसान है, 1 साल में कि 5 साल में, डिवाइडेड बाय 5। तो ऑन एन एवरेज ना 80 मिला बोलो ना 100 देने का बोलो, बोलो ऑन एन एवरेज मेरे को 100 प्लस 80 डिवाइडेड बाई 2 90 रुपीज का फंडिंग आया, ऐसा बात करके परसेंटेज निकाल लेने का। तो बोलो 10 इंटू 1.1 माइनस 0.35 0.65, मतलब तुम्हारा हो जाएगा 6.5 प्लस 20/5 करके 4 हो जाएगा, नीचे 90 आ जाएगा, इंटू 100 करके आंसर आ जाएगा। बोल तो 11.67%, 11.67%। ये हमारा क्या हो गया केडी आफ्टर टैक्स केडी। ओके नाउ व्हाट इफ इसी क्वेश्चन के अंदर हमें आईआरआर निकालना रहे, ये तो मैंने केडी रिवाइज करा दिया, इसी क्वेश्चन में हमें क्या निकालना रहे आईआरआर। सो व्हाट इज आईआरआर, आईआरआर के फॉर्मूला से रखने से अच्छा उसका कंसेप्ट समझ लो। आईआरआर अपन किसको बोलते हैं, जगह नहीं है ये हटा दो सॉल्यूशन। आईआरआर बोलो कोई बता सकता है मेरे को, कोई फॉर्मूला नहीं सुनना है मुझे, आईआरआर की मीनिंग समझनी है, फुल फॉर्म नहीं। बोलो जैसे बाकी चैप्टर्स के लिए भी हमने ऐसे मतलब उसकी याद रखे थे कि एट आईआरआर व्हाट होता है, जैसे एट बीपी क्या होता है तुमको मालूम होता है, वैसे एट आईआरआर क्या होता है, जल्दी बोलो। एट आईआरआर परसेंटेज क्या ही होता है, एट आईआरआर परसेंटेज नहीं, एट आईआरआर परसेंटेज यस, एनपी जीरो, एनपीवी जीरो, शाबाश, कुछ बहुत भारी याद किया तुमने, एनपीवी जीरो एकदम शाबाश, बराबर है, कुछ गलत नहीं इसमें। एट आईआरआर एनपीवी जीरो, और कुछ ही एनपीवी जीरो बना मतलब क्या में से क्या मैनेज किया तो जीरो बना, इससे सॉल्व होगा, आईआरआर परसेंटेज निकलेगा। बोलो पीवी ऑफ इनफ्लोज एंड पीवी ऑफ आउटफ्लोज जब सेम होगा, ये कैपिटल बजटिंग इन्वेस्टमेंट डिसीजन चैप्टर से आ रहा है, जब ये दोनों सेम होंगे तो माइनस होंगे तो एनपीवी जीरो हो जाएगा। अरे बोलो उस चैप्टर में भी काम आता है। सो एट आईआरआर परसेंटेज अगर निकालना रहे तो हम बोलते हैं पीवी ऑफ आउटफ्लो, बोलो आज जो मैंने पैसा लगाया है, आज जो पैसा मैंने दिया है, या जो मैं फ्यूचर में पैसा दूंगा। अच्छा मैं कंपनी में डिबेंचर इशू कर रहा हूं तो मैं बोलता हूँ आज मेरे को पैसा मिला, दैट इज पीवी ऑफ इनफ्लो। आज जो मिला वो मेरे फ्यूचर से जाने वाले सारे आउटफ्लो से अगर क्या हो जाएगा मैच हो जाएगा, सो मैच करा के देने वाला टका मतलब आईआरआर परसेंट, मैच करके देने वाला परसेंटेज मतलब आईआरआर परसेंटेज। तो निकालते हैं, समझते हैं। व्हाट इज माय पीवी ऑफ इनफ्लो, आज मुझे क्या मिला, आज मैंने डिबेंचर इशू किए 80 रुपए पे किया, आज मेरे को पैसा मिला। सो व्हाट इज माय पीवी ऑफ इनफ्लो, 80 रुपए का एक डिबेंचर, ऐसे मैंने 1000 डिबेंचर इशू किए, मतलब हाउ मच यू आर गेटिंग 80,000। अरे बोलो जल्दी 80,000। तो मैं क्या बोलता है इसको, ये ब्रैकेट में वर्किंग समझ लो, इधर बोलता हूँ 80,000। कितना मिला आज मेरे को 80,000, ये मुझे इक्वेट करना है किसके साथ, मेरे पीवी ऑफ आउटफ्लो के साथ। अब जो मैं आने वाले 5 साल में पेमेंट करूंगा, पेमेंट्स उसका टोटल 80 होना चाहिए, उसका टोटल 80 होना चाहिए कि उसकी प्रेजेंट वैल्यू 80 होनी चाहिए, उसकी प्रेजेंट वैल्यू 80 होनी चाहिए। तो मैं एक टेबल बनाया ईयर्स, हाँ 1 2 3 4 5 5 दिख रहा है ना, ईयर्स 1 2 3 4 5 5, 5 साल का क्वेश्चन है। नाउ क्या क्या आउटफ्लो दे रहा हूं मैं आने वाले साल में, अरे तुमसे पैसा लिया डिबेंचर के नाम पे, डिबेंचर इशू करके पैसा लिया, तेल लेने का रिकॉर्डिंग ठीक से बोला, क्या पेमेंट करूंगा मैं, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट पेमेंट करूंगा। लोन कितने का है, क्वेश्चन देख लो, क्वेश्चन चाहिए तुमको, क्वेश्चन देखो कितने इशू किए डिबेंचर, क्या भाव में किया 80, 2 नंबर याद नहीं है क्या,
80 इंटू 10,000 है, 80 इंटू 10,000, रुक जाइए भी चेंज कर लेंगे, 80 इंटू 10,000 मतलब कितना पैसा कलेक्ट हुआ तुम्हारे पास, 8 लाख। सो ये आज आ गया, बदले में तुमने मेरे को 8 लाख रुपए दिया, अब हर साल में तुम्हें क्या दूंगा, इंटरेस्ट दूंगा ना, तो इंटरेस्ट की फिगर बताओ ना, दिस इज माय कंपनीज आउटफ्लो, फर्स्ट ईयर इंटरेस्ट, पूरे अमाउंट का चाहिए मेरे को 100, 150, 100, 120, 80 का नहीं चाहिए, 8 लाख पे इंटरेस्ट, रेट चाहिए, रेट चाहिए, रेट चाहिए, क्या चिल्ला रहा है फालतू में, रेट क्वेश्चन तो दे, 10% है, 10% बोलो, हाँ एनुअल रिडम्पशन है कि 5 साल बाद एक साथ पैसा जाएगा, 5 साल बाद एक साथ जाएगा। सो व्हाट इज फर्स्ट ईयर आउटफ्लो, 80,000, गलत, 80,000 इज नॉट माउंट, 80,000 देने से हाउले टैक्स भी तो बचेगा मेरा 35% का, 80,000 माइनस 35% करो, 52,000 इज माई रिकरिंग कॉस्ट आने वाले 5 सालों के लिए, और 5th ईयर के एंड में ही तुझे बुलाऊंगा और तुझे क्या बोलूंगा, तू अपना पैसा लेके जा, कौन सा पैसा दे रहा, जो तूने दिया था, अब रिडम्पशन में 100 रुपए के हिसाब से करेगा, मतलब मैं कितना रिडम्पशन करेगा तुमको, कितना रिडम्पशन करेगा, 10,000 डिवेंचर से तुम 8 लाख दूंगा क्या, 10 लाख का रिडम्पशन करूंगा, कितने का, 10 लाख का, ये रखा 10 लाख, इसकी खरीद टोटल ले लू क्या, नहीं, ये आउटफ्लो की टोटल हो जाएगी, पीवी ऑफ आउटफ्लो चाहिए, क्या लिखा इधर, पीवी ऑफ आउटफ्लो, पीवी ऑफ आउटफ्लो करने के लिए इसको क्या यूज करना पड़ेगा, एक डिस्काउंटिंग फैक्टर, अरे वो डिस्काउंटिंग फैक्टर ही तो पता करना है हमें, हमें क्या पता करना है, डिस्काउंटिंग फैक्टर, मतलब एट व्हाट डिस्काउंटिंग फैक्टर मैं इधर बाजू में पीवी निकालूंगा, तो एट व्हाट डिस्काउंटिंग फैक्टर ये जो नए नए नंबर्स आएंगे इसकी टोटल कितनी हो जाएगी, 8 लाख, क्या हो जाएंगी, 8 लाख। सो वी परफॉर्म ट्रायल एंड एरर, क्या परफॉर्म करते हैं, ट्रायल एरर, मेरे को 12% से चेक करके दिखना है, उठा कैलसी 1 डिवाइडेड बाय 1.12 इक्वल टू पॉइंट, एक और बार इक्वल टू 79 इक्वल टू 71 इक्वल टू 636 इक्वल टू 0.56, इधर सुन, ये भी 5 है, ये भी 5 है, तो 0.567 लिखा, कैसे क्लियर मत कर, जीटी मार 3.60, ये जीटी इन पांचों की टोटल आई, क्यों क्या देगा मैंने, बोलो जल्दी, एक एक को मल्टीप्लाई करते बैठने से अच्छा मैं एक ही 52,000 को इस टोटल से मल्टीप्लाई मारूंगा, 52,000 इंटू सिंगल 3.60, 1,87,448, ये किसकी टोटल है, ये पांचों कर्ली ब्रैकेट डालो उसकी टोटल, इसमें मेरे को ये मल्टीप्लाई करके जो आना था वो टोटल मिल गया 187,448, अब नीचे का अलग से 10 लाख इंटू 0.567, 5,67,000 में ऐड 187,448, 7,54,448, हमें चाहिए कितना, 8 लाख, हमारी अमाउंट कितनी आई, थोड़ी सी कम आई, अमाउंट को और बढ़ाना है, क्या मेरा 12%, क्या ये 12% को मैं IRR बोलूं, नहीं, मैं IRR पता कर रहा, मतलब मैं इनफ्लो आउटफ्लो सेम होने वाला देने वाला परसेंटेज पता कर रहा हूं, सो 12% इज नॉट माई IRR, क्योंकि ये मेरे को 8 लाख आंसर नहीं दिया और अमाउंट कम दिया है, अमाउंट बढ़ानी है तो टक्का कम करना पड़ेगा, परसेंटेज कम करना पड़ेगा, सो मैं 10% से कर रहा है सॉल्व, किसे सॉल्व करेंगे, 10% से, सो यही नंबर सिर्फ डिस्काउंटिंग फैक्टर एट द रेट ऑफ 10%, और 10% से करते समय अभी ना मेरे को तुम एक एक नंबर मत दो, 1 डिवाइडेड बाय 1.10 इक्वल 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 इक्वल, पांचवा नंबर बताओ फिर जीटी मारो, पांचवा नंबर इज 0.620, जीटी वाला नंबर इज 3.79, ये वो वाला नंबर है जो 3.60 के बदले में आया, 3.79 को मल्टीप्लाई बाय 52,000 सिंगल फिगर 197 197 121 197 121, ये आ गई पांचों की टोटल, नीचे अलग से 5
फाइन नहीं, कितना 10 लाख इंटू 0.620 6,20,000 ऐड करो 620 197 121 8,17,121। अब ऐसा कितना खेल खेलते बैठेंगे? हमें डायरेक्ट कभी भी 1% ऐसा नहीं मिल सकता जो हमें डायरेक्ट 8 लाख आंसर दे। हमें रेंज ही ढूंढनी होती है। मुझे ऐसे 2 नंबर ढूंढने थे जो एग्जैक्टली एक्चुअली मुझे ऐसा नंबर 8 लाख देने वाला टक्का ढूंढना था, बट मेरे को 12% से मिला छोटा अमाउंट, 10% से मिला बड़ा अमाउंट। क्या करेंगे? इंटरपोलेशन। बाय परफॉर्मिंग इंटरपोलेशन वी कैन कैलकुलेट व्हाट? IRR। मुझे बता दो ये 744 और 817 टोटल डिफरेंस कितना है? ये टोटल डिफरेंस कितना है? $62,670। ये टोटल डिफरेंस आया है, दो निकाले कैलकुलेट फिगर में। ये टोटल डिफरेंस क्रिएट हुआ है बिकॉज ऑफ दिस 12 एंड 10% ना। सो अमाउंट का डिफरेंस लिया 12 और 10% से निकाले हुए अमाउंट का डिफरेंस लिया, और 12 और 10 2% का भी डिफरेंस लिया, मतलब 2% से मैंने डिस्काउंटिंग फैक्टर को चेंज करा। सो मेरी अमाउंट 62,670 से चेंज हो गई, बराबर है। लेकिन मुझे फिगर कितना चाहिए था रे? 8 लाख। तो मैं इधर से सिंपल डिफरेंस ले लेता हूँ। 8, 17 और 121 का डिफरेंस कितना है? 17, 121। 62 मतलब 2% का डिफरेंस, तो 17, 121 मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कितने का डिफरेंस? 17,121 into 2 divided by 62,673 प्लीज। 0.546 2% के डिफरेंस से इतना डिफरेंस क्रिएट होता है। सो 0.546 से सिर्फ इतना डिफरेंस क्रिएट होता है। अगर सिर्फ इतना डिफरेंस आता तो मेरी अमाउंट कितनी आती? 8 लाख। अब ये वाला डिफरेंस है ना मैंने 17,000 वाला, जो कौन से टक्के से लिया मैंने? 8 लाख। 10% वाली फिगर थी। हमारा आंसर ना 10 है ना 12, 10 और 12 के बीच में। सो 10 से ज्यादा है 12 से कम है। मैंने ये डिफरेंस 10% वाले अमाउंट से लिया था। सो 10 से प्लस करके ये नंबर लिख देना है। सो व्हाट इज माय IRR? IRR इज वो 10% प्लस 0.546 यानी 10.546%। ये अपना क्या कहलाएगा? IRR। समझा? ये हमने डायरेक्टली आउटफ्लो को आफ्टर टैक्स लेके कैलकुलेट किया है। बी केयरफुल। अगर मुझे तुम्हें सिर्फ IRR का कंसेप्ट सिखाना होता ना, सिर्फ IRR का कंसेप्ट, तो मैं उधर कौन से भी नंबर रखता, तो भी तुम्हें खाली यही चीज बतानी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 2% ट्रायल एरर करना है। दिस इज हाउ IRR इज कैलकुलेटेड। बट प्रॉपर कैलकुलेशन यही है, क्योंकि मेरे से भले मेरे से 80,000 का इंटरेस्ट जा रहा है, लेकिन उसके ऊपर थोड़ा सा टैक्स सेविंग भी हो रहा है। सो ये आफ्टर टैक्स आउटफ्लो लिखना बहुत जरूरी बनता है। दैट्स इट, दिस इज योर IRR। उसके बाद ये देख लो 6.5 क्या है? 65,000 आया था ना? 52 कैलकुलेट। 80,000 का टैक्स रेट कितना था? 80,000 माइनस 35% करो। हाँ 52,000। 80,000 माइनस वापस बोलो मेरे को, इंटरेस्ट कैसे निकाला तुमने? 80,000 माइनस टैक्स। 80,000 कहाँ से आया था? 80,000 कहाँ से आया? 8 लाख का 10%। 8 लाख क्या है? मार्केट वैल्यू पे इंटरेस्ट पे करते हो? मार्केट वैल्यू पे इंटरेस्ट पे करते हो? अरे बोलो। फेस वैल्यू पे इंटरेस्ट पे होता है। कितना लोन लिया था हमने? कितने डिवेंचर इशू किए थे हमने? 10,000। और क्या फेस वैल्यू कितने हो? तो 10,000 टू 100 कितना होता है? 10 लाख का 10% कितना होता है? 1 लाख से सॉल्व करना था। 1 लाख इंटरेस्ट, उसमें से टैक्स माइनस। 65,000 से क्वेश्चन सॉल्व करेगा, ये वाला आंसर आ जाएगा 12.21। आगे बढ़ो। सेम वैल्यूएशन बॉन्ड भी उसी तरीके से चलता है। नाउ आते हैं केबी पे। केडी का फॉर्मूला अगर आ रहा है, केबी का भी आ जाएगा। केडी के दो फॉर्मूला थे, बोलो यही थे क्या? इरिडीमेबल और रिडीमेबल। केडी के फॉर्मूले बोलते जाओ, मैं उसको केपी के फॉर्म में कन्वर्ट करते जा रहा हूँ। व्हाट इज केडी का फॉर्मूला फॉर इरिडीमेबल? इंटरेस्ट अपडेट कर। प्रेफरेंस के केस में इंटरेस्ट पे होता है क्या? प्रेफरेंस डिविडेंड। इंटरेस्ट के आगे था 1 माइनस टी। प्रेफरेंस डिविडेंड से टैक्स सेविंग होता है क्या? नहीं, यहाँ पे तो सिर्फ पीडी आएगा। पीडी डिवाइडेड बाय
एनपी या P0 जो भी प्रेफरेंशियल से पैसा मिला, परसेंटेज चाहिए तो इंटू 100। लेकिन यही चीज अगर मेरे को रिडीमेबल के केस में निकालना है, 10 ईयर्स की लाइफ वगैरह तुमको मालूम है, सो बोलो इंटरेस्ट 1 - की जगह पे क्या आ गया PD प्लस इसका भी रिडम्पशन होगा, सो RV माइनस NP कुछ सालों बाद होगा डिवाइडेड बाय एन, एवरेज वैल्यू RV प्लस NP अपॉन 2, परसेंट में चाहिए तो इंटू 100। खत्म, ये तुम्हारा हो गया KP के दोनों फॉर्मूला। ठीक है, KE के अंदर इतने सारे अप्रोच है, डिविडेंड प्राइस अप्रोच, अर्निंग प्राइस अप्रोच, ग्रोथ, रियलाइज्ड एंड CAPM। जो फॉर्मूला जानते हो फटाफट लिख दो। डिविडेंड प्राइस अप्रोच मतलब D अपॉन P0 परसेंट में से तो इंटू 100। अर्निंग प्राइस अप्रोच अर्निंग अपॉन P0 इंटू 100। बट इन्हीं में अगर ग्रोथ का तड़का लगाना है, सो D बन जाएगा D1 अपॉन P0 प्लस G। ये अलग से परसेंटेज में निकाल दो, ये अलग से परसेंटेज में निकाल लो और G के परसेंटेज उसमें ऐड करो। या फिर ये D1 अपॉन P0, तो ये G अगर 12% था तो फिर 0.12 बोलो एंड एक ही बार इंटू 100 करो, ये फाइनल परसेंटेज में आ जाएगा। ये हो गया तुम्हारा ग्रोथ अप्रोच। रियलाइज यील्ड, ये क्वेश्चन देख लेना, एक ही क्वेश्चन रियलाइज यील्ड का था, उसी से समझ आएगा, इसका कोई फॉर्मूला नहीं। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल बार बार काम आता है, बोलो जल्दी। KE निकालने का फॉर्मूला RF प्लस बीटा इंटू RM माइनस RF, वेयर RF का मतलब रिस्क फ्री रिटर्न, RM का मतलब मार्केट रिटर्न। RM माइनस RF को कंबाइनली बोलते हो अपन रिस्क प्रीमियम। क्या बोलते हैं? रिस्क प्रीमियम। क्या बोलेंगे? रिस्क प्रीमियम। बी ये क्या है? बीटा। बीटा ऑफ द मार्केट बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं दिया तो क्या पकड़ लो? 1, बट मोस्टली क्वेश्चन तुझे देगा 1.8 ऐसा कुछ ना कुछ दिया रहेगा, या तो 1/2 1.2। डन। यही सारे फॉर्मूला नीचे लिखे हुए, E/P D1 अपॉन P0 प्लस G D1 अपॉन P0। ये माइनस क्या है? फ्लोटेशन कॉस्ट। अगर क्वेश्चन में आ गई तो उससे तुझे मिलने वाला पैसा क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, सो माइनस कर लो फ्लोटेशन कॉस्ट। दैट्स इट। ग्रोथ रेट के अंदर गॉर्डन ग्रोथ मॉडल का फॉर्मूला कैसे बनाओ समझा रहे। अच्छा, व्हाट इफ ये ग्रोथ रेट के फॉर्मूला में D1 अपॉन P0 प्लस तूने क्या किया? G किया ना। G दिया है तो ठीक है, नहीं दिया तो क्या? सो ग्रोथ रेट का फॉर्मूला इज B इंटू आर। ये R मतलब ROE या ROI बोलो, बात एक ही, रिटर्न ऑन इक्विटी। क्या बोलो? रिटर्न ऑन इक्विटी या तो रिटर्न इन्वेस्टमेंट। और B मतलब रिटेंशन रेशो। क्या होता है? रिटेंशन रेशो। रिटेंशन रेशो मतलब क्वेश्चन जानबूझ के डिविडेंड पे आउट रेशो देगा। सो पे आउट रेशो 60%, मतलब रिटेंशन रेशो इज 40%। मैं कभी ऐसा समझाया था, कोई भी कंपनी कब ग्रो करेगी? जब वो कमाया पैसा घर पे लेके जाती रहेगी तभी, कि कमाया पैसा बिजनेस में रखेगी। सो जितना बिजनेस में रखा, रिटेन किया, उसके ऊपर कंपनी का जो भी ROE परसेंटेज मार दो और तुम्हें क्या आ जाएगा? ग्रोथ का परसेंटेज। क्या आ जाएगा? ग्रोथ परसेंटेज। दैट्स इट। ये D1 कैसे निकाला है? सो जो तुम्हारा D0 होता है उसमें ऐड करना होता है 1 प्लस G। क्वेश्चन कुछ नहीं बोला, बाय डिफॉल्ट D1 मान लो। क्वेश्चन ऐसा बोला पेड डिविडेंड, तो वो D0 है, उसे D1 कन्वर्ट करो। बराबर है। कंपनी ऐसा बोला लास्ट ईयर वी पेड द डिविडेंड, उसको D0 बोलो, D1 में कन्वर्ट करो। लेकिन अगर हमें ऐसा बोलता है एक्सपेक्टेड टू पे या नेक्स्ट ईयर पे, तो वो D1 है। क्या है? जल्दी बोलो। D1। कुछ नहीं बोला, पेड है, लास्ट ईयर का है, करंट ईयर का है, अगले साल करंट ईयर का बोला तो भी D0 है। एंड हमें निकालना होता है फ्यूचर ईयर का, एक साल बाद का, यानी क्या निकालना होता है? D1। क्वेश्चन ने ये सब कुछ वर्ड दिए नहीं कि तुझे हिंट पता चले D0 D1 क्या है, कुछ नहीं पता चला, बस बोला है डिविडेंड। अज्यूम टू बी D1, मतलब उसमें ग्रोथ रेट ऐड करके D1 कन्वर्ट मत कर, उसको D0 मत मान, सिर्फ डिविडेंड बोला, D1 से क्वेश्चन को सॉल्व कर। और अगर कभी D0 पता किया तो उससे D1 कैसे निकालूंगा? 1 प्लस G। क्या निकालूंगा? 1 प्लस G। ग्रोथ परसेंटेज से मल्टीप्लाई मारो 1 प्लस करके, 1 प्लस 12% का ग्रोथ है तो 1.12 D0 को मल्टीप्लाई मारो, व्हाट यू विल गेट? D1। क्या मिल जाएगा? बोलो। D1 मिल जाएगा। ये था तुम्हारा की। क्वेश्चन देख लो, आ जाएगा। फॉर्मूला रिवाइज करते चलते फटाफट। फिर तुम्हारा CAPM डन लो। और ये सब कुछ क्यों सीख रहे हैं? अल्टीमेटली क्वेश्चन आएगा तुम्हें कैलकुलेट WACC से। क्या आएगा? WACC से। ओके। KR मैंने बोला बाय डिफॉल्ट, जो तेरा KE का आंसर आया है, जो तेरा KE का आंसर आया है वही तेरा KR का आंसर लेके चल। लेकिन कभी अगर पर्सनल टैक्स की डिटेल्स वगैरह दी है, सो अकॉर्डिंगली KR विल चेंज। ये एक बात बता दो, इस KR के फॉर्मूला को देख के D/P मतलब KE का ही फॉर्मूला है ना, E/P KE का ही फॉर्मूला है।
D1 अपॉन P0 प्लस J, किसका फॉर्मूला है? के का ही फॉर्मूला है, तो नंबर वही रखोगे तो परसेंटेज भी वही आएगा। सो इसके लिए अपन क्या बोलते हैं बाय डिफॉल्ट? के आर इज इक्वल टू के ई, के आर इज इक्वल टू के ई, नथिंग इज मेंशन। एक क्वेश्चन है सीए के बुक में जहाँ पे पर्सनल इनकम टैक्स रेट इज गिवन। क्या गिवन है? पर्सनल इनकम टैक्स रेट। सो के ई के परसेंटेज को पर्सनल इनकम टैक्स रेट के परसेंटेज से माइनस कर ले, कम कर ले, वो तेरा कहलाएगा के आर। क्या कहलाएगा? के आर। पता नहीं, इतना डिटेल खोदेंगे नहीं, के ई बाय डिफॉल्ट के आर बना के चल, क्योंकि डेटा नहीं तो करेगा क्या तू। नाउ ये सब करने के पीछे का कारण, हमें शायद क्वेश्चन आ सकता है टू कैलकुलेट WACC, जो दो तरीके से निकाला सकता है। बोलो कौन सा? बुक वैल्यू वेट या तो मार्केट वैल्यू वेट। जैसे कि ये समझो क्वेश्चन है, इसमें सारी अमाउंट दी हुई है और यहाँ पे हमें अलग अलग सब कुछ डेटा दिया हुआ है। सो बोलो इन डेटा से, टेबल से क्या ही निकाल दोगे? डिवेंचर निकालोगे, डिवेंचर्स का केडी निकालोगे, प्रेफरेंस शेयर का केपी निकालोगे, इक्विटीज का के निकालोगे। अभी जो ऊपर फॉर्मूला बोले उस हिसाब से केडी केपी के निकालो। इन सबकी यहाँ पे मार्केट प्राइस दी, क्या दी है? मार्केट प्राइस। अगर मुझे मार्केट वैल्यू वेट से WACC निकालना है, सो ये मार्केट प्राइजेस पर डिवेंचर पर शेयर काम आएंगे, मार्केट वैल्यूज निकाली जाएंगी। टेबल क्या था अपना? स्टेटमेंट टू कैलकुलेट WACC। क्या था? जल्दी बोलो। सोर्स, जिसमें इक्विटी, प्रेफरेंस, डिवेंचर जो है, रिजर्व सब डाल दो। उनकी अमाउंट डालने में कैच है, अगर बुक वैल्यू वेट से सॉल्व करें तो बुक वैल्यूज मतलब फेस वैल्यू के हिसाब से अमाउंट, और मार्केट वैल्यू बोला है तो मार्केट प्राइसेस। सुनना, जब मार्केट प्राइस पर शेयर से इनटू नंबर ऑफ शेयर करेगा तो रिजर्व सरप्लस लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसमें मार्केट प्राइस ऑफ शेयर इज इंक्लूसिव ऑफ रिजर्व्स। सो मल्टीप्लाई में के कौन से लेगा? के ही लेगा, के आर वापस लेने की जरूरत पड़ेगी नहीं। बुक वैल्यू के केस में इक्विटी की फेस वैल्यू अलग लिखी जाती है, रिजर्व अलग लिखे जाते हैं, तो आप के आर का परसेंटेज हो के ही अलग अलग कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाकी तुम्हारा डिविडेंड के लिए केडी यूज करो, प्रेफरेंस के लिए क्या यूज करो? केपी। ये के यूज करना तो सिंपल है, पता चल जाता है, बट WACC कैसे निकाले? सो ये जो अमाउंट तुमने ली है उसकी टोटल को वन मानो, टोटल को सामने कॉलम बना दो, इसी के बाजू में अमाउंट के बाजू में कॉलम बना दो, जिसको क्या बोलो? वेट्स, और इस टोटल को सामने वन बोलो, क्रॉस मल्टीप्लाई करके सारी फिगर पता कर लो। ये जो वेटेड फिगर्स आई है, वेट्स आए हैं, उसको रिस्पेक्टिव के से मल्टीप्लाई करो, जीटी मारो, टोटल करो, क्या आ जाएगा? WACC। दैट्स इट। ये वाले टेबल में बोला था, बुक वैल्यूज का कॉलम बना दो, बुक वैल्यूज के बाजू में वेट डाल दो, एंड देन इस वेट को रिस्पेक्टिव केस से मल्टीप्लाई करके क्या आ जाएगा? WACC। मार्केट वैल्यू के केस में जरा ऑब्जर्व करना कि चलो ठीक है, इस क्वेश्चन में रिजर्व ही नहीं थे, बट इधर इक्विटी शेयर लिखा है। बुक वैल्यू का क्वेश्चन होता तो यहाँ पे रिजर्व एंड सरप्लस का डिटेल होता, तो इक्विटी शेयर के साथ साथ नीचे रिजर्व सरप्लस भी आता। परसेंटेज उसका वही लेते जो के का लिया हुआ है। बुक वैल्यू के रेशियो में किया है, मार्केट वैल्यू मतलब मैथमेटिक्स है, मैथमेटिक्स है। मेरे को बताओ के का परसेंटेज क्या लिखने वाले हो? के आर का परसेंटेज क्या रखोगे? वही रखोगे जो के का है। तो मुझे एक बात बता दो, 5 लाख का समझो के है 10%, मतलब के आर भी है 10%। मैंने मार्केट वैल्यू बोली 5 लाख, 5 लाख का 10% कितना आएगा? 50,000। लेकिन मैंने 5 लाख का ब्रेकअप दिया भाई, वॉट एवर रेशो, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 1 लाख, 50,000, 4.5 लाख, कुछ भी करा, दोनों को इंडिविजुअली तुम 10% से मल्टीप्लाई मारोगे, सो तुम्हें जो इंटरेस्ट मिलेगा या जो कॉस्ट मिलेगी वो क्या मिलेगी? सेम ही मिलेगी ना। सो तुम वो स्प्लिट मारो या ना मारो, यू विल गेट सेम आंसर। समझा है? वो जहां अलग अलग क्वेश्चन में शेयर को, रिजर्व को स्प्लिट करके सॉल्व किया है, अलग अलग परसेंटेज निकाल के, तुम मत ही करो तो भी तुम परसेंटेज निकाल के वेट कन्वर्ट कर दो, यू विल गेट सेम WACC का आंसर। डन? ओके। फिर एक सिंपल चैप्टर पे आ जाओ फटाक से। फाइनेंशियल डिसीजन बोलो कौन सा? लेवरेज। लेवरेज के अंदर बस 3 लेवरेज है, ऑपरेटिंग लेवरेज, फाइनेंशियल लेवरेज और कंबाइंड लेवरेज। इसके लिए भी अपन एक स्टेटमेंट बना के सीखे थे। बोलो क्या स्टेटमेंट बनाया था? EBIT, EBIT माइनस स्टार्टिंग से लेना पड़ेगा, सेल्स माइनस
वेरिएबल कॉस्ट, व्हाट विल गेट लेस, क्या मिलता है हमें ईबीआईटी, ईबीआईटी के बाद लेस क्या मिल जाता है, टैक्स रहेगा तो पैट। ऑपरेटिंग लेवरेज का क्या मतलब होता है, बिजनेसमैन को बिजनेस करने के लिए दो रिस्क से जाना पड़ता है, वो है रिकवरी ऑफ फिक्स कॉस्ट, क्योंकि मैं बोला एड़े से एड़ा बिजनेसमैन वेरिएबल कॉस्ट तो रिकवर कर ही लेता है, सामने वाला अगर कोई कस्टमर अपने से कुछ मांगता है तो उसको बनाने की कॉस्ट तो मैं रिकवर कर ही लूंगा ना। अगर कोई बिजनेसमैन रिकवर नहीं कर सकता है तो उसको क्या बोलते हैं, फिक्स कॉस्ट, या नहीं रिकवर कर पाया तो उसे बोलते हैं लेवरेज, यानी रिकवरी करने की एबिलिटी। बोलो ना, फिक्स कॉस्ट रिकवर ना कर पाना, ये फिक्स कॉस्ट की रिकवरी रिस्क है। और इंटरेस्ट का पेमेंट, मतलब लोन लेके धंधा कर रहा है लेकिन लोन का इंटरेस्ट भरने लायक भी तू पैसा ज्यादा नहीं कमा रहा है, तो वो वाली तुम्हारे बिजनेस में रिस्क है। इस फिक्स कॉस्ट को रिकवर करने के पीछे जो रिस्क है उसे अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग रिस्क, और इंटरेस्ट को रिकवर करने के लिए जो रिस्क लगेगी उसे बोलते हैं फाइनेंशियल रिस्क। इन ऑपरेटिंग रिस्क को, जो मेरे पास ऑपरेटिंग रिस्क है उसको मिटिगेट करने की मेरी कैपेसिटी मतलब ऑपरेटिंग लेवरेज, और इंटरेस्ट कॉस्ट को मिटिगेट करने की मेरी कैपेसिटी मतलब फाइनेंशियल लेवरेज। सो ऑपरेटिंग लेवरेज बेसिकली फिक्स कॉस्ट को लेके कुछ तो बात कर रहा है, तो मैंने बोला फिक्स कॉस्ट के ऊपर क्या है, फिक्स कॉस्ट के नीचे क्या है, वो तो तेरा बन गया ओएल का फॉर्मूला। सो व्हाट इज आवर ओएल का फॉर्मूला, इट्स कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी, contribution upon EBIT. What's your financial leverage का formula? It's EBIT upon EBT. EBIT upon EBT. That's it. OL और FL को मिला के, OL और FL को मिला के हमने एक और लेवरेज पता कर दी, कंबाइन लेवरेज। सो कंबाइन लेवरेज का फॉर्मूला बन गया OL इंटू FL, सिंपल है। या भाई फॉर्मूला चाहिए तो कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पैट, कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय पैट। टैक्स का डेटा नहीं है तो ईबीटी बन जाएगा पैट, इधर भी टैक्स का डेटा नहीं है या है टैक्स का डेटा नहीं है तो ईबीटी बन जाएगा, बोलो जल्दी पैट। डन, लेना क्या है ईबीटी। बट अच्छा, ये रहा तेरा ऑपरेटिंग लेवरेज, ये रहा तेरा फाइनेंशियल लेवरेज, और ये दोनों से कंबाइन क्या बन गया तुम्हारा कंबाइन लेवरेज। बट इसमें कैच है, मैं तुमको बता दा, ये सिर्फ 3 फॉर्मूला करके जाओगे तुम्हारा लेवरेज हो जाएगा ऐसा नहीं, हमने कुछ एनालिसिस ड्रॉ किया था, वो यहाँ पे नंबर रख रख के समझते हैं। व्हाट इफ आई एम सेइंग, चलो यहाँ पे देता हूँ, पहले मेरा 10 लाख का सेल था, कितने का सेल था 10 लाख, जो मेरा हो गया 12 लाख, हाँ 2 साल का डेटा दे रहा हूँ, मतलब माई सेल्स इज इंक्रीज बाय 2 लाख, मतलब माई सेल्स इज इंक्रीज बाय 20%। बोलो माई सेल्स इज इंक्रीज बाय 20%। कंसेप्ट कौन सा रिवाइज करा रहा हूँ उस हिसाब से आंसर करो ना यार। 10 लाख से 12 लाख हो गया, सेल्स इज इंक्रीज बाय 2 लाख, मतलब सेल्स इंक्रीज इन परसेंटेज बोलो कितना 20%। ओके, जब मैं 10 लाख का सेल करने का, मेरा पीवी रेशो यानी मेरा कॉन्ट्रीब्यूशन इज सपोज 60%, कितना परसेंट, मतलब ये मेरा वेरिएबल कॉस्ट रेशो, मतलब ये परसेंटेज बार बार मेंटेन होते हैं। यानी जब मैं 10 लाख का सेल करने का तो मैं 6 लाख का क्या ही कमाने का कंट्रीब्यूशन, तो जब मैं 12 लाख का सेल कर रहा है तो भी मैं 60% के हिसाब से कंट्रीब्यूशन कमाएंगा, यानी कितना कमाएगा 7,20,000। बोलो हाँ, मतलब मेरी वेरिएबल कॉस्ट कितनी थी इधर 4 लाख, मैंने वेरिएबल कॉस्ट भी ऐसे बढ़ा के निकाली कि ऐसा प्लस माइनस से निकाल रहा हूँ, प्लस माइनस 7,20,000 का कंट्रीब्यूशन आने के लिए वेरिएबल कॉस्ट कितनी 4,40,000, 80 रे 4,80,000। एक चीज इधर से मेरे को एनालाइज ये हो रही है, मैंने अपने सेल्स के फिगर को मैं तुम्हें बढ़ा के बताया था भाई 20%, कितने से, मैं इतना ही डिटेल किया, इतना ही चेंज किया कि मैं सेल्स को 12 लाख करके बताया तुमको। क्या मैंने 4 लाख को भी बोला 20% से बढ़ाओ, नहीं बोला नहीं। मैं 10 लाख की फिगर पे अपना कंट्रीब्यूशन निकाला, मैं नई फिगर पे अपना कंट्रीब्यूशन निकाला, बाद में मैं वेरिएबल कॉस्ट निकाला, तो ये पता चल रहा है कि मेरा वेरिएबल भी 20% से बढ़ रहा है, मेरा कंट्रीब्यूशन भी 20% से ही बढ़ रहा है। यस और नो, कैलसी पे ले, 4 लाख का ऐड 20%, 480 आता है, बोलो हाँ। 6 लाख का ऐड 20%, 7,20,000 ही आता है। तो व्हाट आई एम सेइंग, सेल्स इज इंक्रीज बाय 20%, क्वेश्चन ना बताए तो भी इफ सेल्स इज इंक्रीज बाय 20%, इट मीन्स वेरिएबल कॉस्ट इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20% एंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज ऑल्सो इंक्रीज बाय 20%। पक्का, ठीक है, एक फिक्स कॉस्ट डाल देता हूं,
फिक्स कॉस्ट मेरे को यहाँ पे भी 5 लाख की थी, तो यहाँ पे बढ़ेगी क्या? 5 लाख की 5 लाख की रहेगी। सो एट दिस सिनारियो में 1 लाख बचा पाता था ईबीआईटी के नाम पे, और अब मैं बचा पा रहा हूँ 1 लाख, क्या माइनस कर 2,20,000। थैंक यू तुम्हें। 6 लाख माइनस 5 लाख बोलो 1 लाख, और 7 लाख 20 माइनस 5 लाख बोलो 2,20,000। 1 लाख रुपया में बचा पा रहा है। अब मैं वही प्रपोर्शन चल रहा है क्या देखना चाहता हूँ। ये 1 लाख से 2,20,000 हो गया, अरे ये भी 20% से बढ़ा है क्या? नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है, नहीं बढ़ा है। क्यों नहीं बढ़ा है? नहीं बढ़ता है। ये सेल्स से लेके कंट्रीब्यूशन का रिलेशन 20-20 का चलते रहता, बट बीच में फिक्स कॉस्ट ने टांग अड़ा दी और ये रिश्ता टूट गया। तो अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने से बढ़ा रहेगा ये अपन पता कर सकते हैं। कैसे? तो मैं बोलता है 20% से सेल्स बढ़ा था, तो ईबीआईटी कितने से बढ़ेगा? 20% इंटू ओएल का आंसर। किसका आंसर? ओएल। ओएल इज ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर क्या आया है? 6 लाख बाय 5 लाख कर 1.2 से 20 को मल्टीप्लाई कर, बोलना। हाँ मैं बताता हूँ 1.2 ये तुम्हारा टाइम्स है, इंटू 20%, इंटू 20%, कितना? 0.24। 20% से सेल्स बढ़ा, ऑपरेटिंग लेवरेज का मेरे को आंसर बता दो, बाकी छोड़ दो। 1.2 इज एन ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर। कैलसी लो। ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला क्या लगा रहे? कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी कितना है फिर? 6 लाख बाय 7 लाख, तो 1.1 किसका आ रहा है? इधर लिखता फॉर्मूला में, अभी समझा क्या आया? ये फिक्स कॉस्ट के ऊपर नीचे का आइटम लेने का, म्हणजे कॉन्ट्रीब्यूशन डिवाइडेड बाय प्रॉफिट लेने का। मैं बाहर आई लाइन से जा रहा है, ये रुक ये कंट्रीब्यूशन है, 5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, ये ईबीआईटी है 6 लाख बाय 1 लाख, 20% इंटू 6 करो 1.2, कितना आया? 1.2। ये 1 लाख को इंटू करो 1.2, या 1 लाख में इंटू करोगे तो वो इंक्रीज वाली अमाउंट आएगी। कितनी? 1,20,000, मतलब 1,20,000 से बढ़ेगा, 1,20,000 से बढ़ेगा, मतलब कितना हो जाएगा? 1 लाख 2,20,000। सो हम क्या बोलते हैं कि जब सेल्स 20% से बढ़ते जाएगा, फिक्स कॉस्ट बीच में ये लिंक तोड़ देगा 20-20-20 वाली, तो इसके बाद से मेरा ईबीआईटी कितना बढ़ना शुरू हो जाएगा? बोलता है 20% से सेल्स बढ़ता है, तो 20% इंटू ओएल के आंसर से तुम्हारा क्या बढ़ेगा? उतनी अमाउंट से तुम्हारी क्या बढ़ेगी? ईबीआईटी, और ऐड करके तुम्हें नया ईबीआईटी मिल सकता है। क्या मिल सकता है? न्यू ईबीआईटी। डन। तो 20 में अगर मैं इसका डायरेक्ट परसेंटेज निकालू 220 डिवाइडेड बाय 1 लाख इंटू 100, मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा 22%। कितना हो जाएगा? 22। कंफर्म करो। 2,20,000 डिवाइडेड बाय, अरे बोलो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज कितना हो गया ये? 2 लाख, 1 लाख से फिगर 2,20,000 हो, 1 लाख में कितना परसेंटेज ऐड करूँ तो 2,20,000 आएगा। 1 लाख का 100% 1 लाख होता है, 1 लाख का 200% 2 लाख होता है, 1 लाख का 220% 220 आता है। कितना आता है? 1 लाख का 220% मारेंगे तो डायरेक्टली कितना आ जाएगा? 2। सो 1 लाख का 220% मारा, मतलब कितने परसेंट से एक बढ़ा? ये 120% से बढ़ा। कितने से बढ़ा? 120। ओके, तो ये ऑपरेटिंग लेवरेज का आंसर कितना था मेरा? 6। तो 6 इंटू 20 करा, तो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज 1.2 को मैं कैसे बोल सकता हूँ? 120%। जो लिखा उस पर ब्लाइंडली भरोसा रखो। बोलो मेरा 20% से क्या बढ़ा था? सेल्स। इंटू एल मेरा कितना था? 6। 20% इंटू 6 कितना हो गया? 120% से मेरा ईबीआईटी बढ़ना शुरू हो जाएगा।
इफ माई सेल्स इंक्रीज बाय 20%, इस एग्जाम्पल के नंबर के हिसाब से माई EBIT विल स्टार्ट इंक्रीज बाय, बोलो जल्दी, 20% इंटू ओएल का आंसर, 20% इंटू ओएल का आंसर। आगे बढ़ रहा हूं मैं, समझो मैं 50,000 रुपए का इंटरेस्ट भरा है। कितने का इंटरेस्ट भरा है? 50,000, 50,000 का इंटरेस्ट। पहले भी भर रहा था, अभी भी उतना ही भरूंगा ना। लोन की अमाउंट चेंज हो गई क्या? सेल्स बढ़ने से लोन भी बढ़ेगा क्या? नहीं। सो राइट नाउ माय नया वाला इंटरेस्ट पेमेंट करने के बाद क्या आता है? EBT इस कितना? 50,000। और ये वाला कितना? 1,70,000। मैं तो तुम्हें दो कॉलम बना बना के नंबर बना के दिखा रहा हूं, बट तुम्हें ये वाली डिटेल्स मालूम ही नहीं होती क्वेश्चन में, तुम्हें डायरेक्ट एनालिसिस देना होता है। तो तुम क्या बोलोगे? ये 220% से बढ़ा था, तो क्या मैं ये भी बोलूं 220% से बढ़ा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। चेक करके देखो, 50,000 का 220% 170 नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि बीच में ये टांग अड़ा है। बोलो कौन? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट टांग अड़ा है मतलब एफएल टांग अड़ा है। तो मेरा कंट्रीब्यूशन कितने टक्के से बढ़ा था? 120%। तो मेरा EBT कितने परसेंट से बढ़ेगा? 120% इंटू एफएल का आंसर, 120% इंटू एफएल का आंसर विच इज, बोलो कितना? 1 लाख डिवाइडेड बाय 50,000 कम्स टू कितना? 2। सो 120% इंटू 2 कम्स टू 240%। जरा कैलसी ले, 50,000 में 240% से मल्टीप्लाई मार, आया 170। अरे बोलो, 50,000 का 240% मारने से कितना आ रहा है? 170। तो ये मेरा 240% क्या हो गया? 20% से आ रहा है। 50,000 इंटू 50,000 इंटू 240% कितना बनता है फिगर? 1,20,000, 1,20,000। एफएल का आंसर 2। डेटा मैच क्यों नहीं? इसमें टैक्स रेट दो मेरे को, समझो टैक्स रेट देते 30%, 50 का 30% माइनस कर। माइनस करने के बाद की फिगर दी, 170 में से माइनस करो, 1,19,000। ठीक है, पीडीवीडी का कोई बात नहीं यहाँ पे। चेंजेस इन पैट 35,000 और 119, 35,000 और 119 कितने परसेंट से इंक्रीज है ये? दिस इज 340%। सो ये 240% हमने कौन सा परसेंटेज निकाला है? इंक्रीज परसेंटेज। कौन सा परसेंटेज निकाला है? इंक्रीज। 100 की फिगर 240% से बढ़ेगी, मतलब वो कितनी हो जाएगी? 340 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 340। सो यहाँ से भी वो फिगर मैच होना चाहिए ना, 50,000 इंटू 340% मारो, मतलब भी 50,000 में ऐड करो 240%, तो आ रहा ना 1,70,000। तो क्या मजाक कर? सो बोलो ना, क्या बन गया डायलॉग? सेल्स मेरा 20% से बढ़ेगा, तो वेरिएबल कॉस्ट भी 20% से बढ़ेगा, कंट्रीब्यूशन भी 20% से बढ़ेगा, लेकिन बीच में टांग अड़ाएगा कौन? फिक्स कॉस्ट। तो उसकी वजह से मेरा EBIT भी 20% से बढ़ेगा नहीं, तो कितने से बढ़ेगा? फिक्स कॉस्ट के रिलेटेड लेवरेज कौन सा है? OL। सो मेरा EBIT बढ़ेगा 20% इंटू OL का आंसर, मतलब 20% इंटू 6, बोलो 120% से बढ़ेगा, मतलब ऐड 120% करोगे नहीं फिगर मिलेगी। फिर से अब 120% से ही मेरा EBIT बढ़ा, तो 120% से ही मेरा पैट या EBT बढ़ेगा क्या? बोलता है नहीं।
क्योंकि ईबीआईटी और ईबीटी के बीच में फिर से कौन आ गया तुम्हारा, ये इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट के वजह से इंटरेस्ट को एसोसिएट करने वाला फाइनेंशियल लेवरेज है। तो एफएल का आंसर से मल्टीप्लाई करो इस 120% को। सो मेरा एफएल का आंसर इस नंबर के हिसाब से 2 आया था। 120 इंटू 2 बोलो कितना हो गया, 240%। सो अगर मेरा ईबीटी इंक्रीज बाय 120% बोलो तो मेरा ईबीटी विल इंक्रीज बाय 240%। मतलब ओरिजिनल फिगर में एड 240% करोगे नई फिगर आएगी, इंटू 240% करोगे वो चेंज वाली फिगर आएगी। इतना भी बेसिक नहीं मालूम है, इंटू परसेंटेज करने से वो परसेंटेज अमाउंट आएगी। हमें सीधा नई वाली अमाउंट चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, वो ऐड करके चलना पड़ेगा। सो 240% ऐड करोगे डायरेक्ट नई फिगर मिलेगी, इंटू करोगे और बोलेंगे नहीं आ रहा है, सो इंटू करने से तो डिफरेंस फिगर मिलेगी ना। सो हमें डायरेक्ट बताना है कि कितने परसेंट से इंक्रीज, तो 240% से इंक्रीज। सो फॉर्मूलाज के अलावा ये ईपीएस का स्टेटमेंट तुम्हें आना चाहिए, और उसके अलावा ये जो अभी दिया वो कंफ्यूजन, दैट्स इट। एंड इसी से इन्होंने बनाया ऑपरेटिंग लेवरेज, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला। क्या है डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। ईबीआईटी जितने टक्के से चेंज होता है वो सेल्स के हिसाब से चेंज नहीं होता। मतलब परसेंटेज चेंज इन सेल्स, ये सिंपल बोलो मेरे को, अपने एग्जांपल में 20% था और ये मुझे समझो मालूम नहीं है। ये अपने एग्जांपल में कितना था बोलो, 20% था, और ये ऊपर का मुझे मालूम नहीं है, लेकिन मुझे ओएल का आंसर पता है जो था 6 अपने एग्जांपल में। मैथमेटिक्स बोलता है इधर का डिनोमिनेटर इधर आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई। तो ओएल का फॉर्मूला अगर ईबीआईटी अपॉन सेल्स है, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स है, तो ओएल के आंसर को इनटू परसेंटेज चेंज इन सेल्स से मल्टीप्लाई करने से मेरे को क्या मिलेगा, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी। जेब आ गया। क्वेश्चन इन तीनों में से कुछ भी मिसिंग रखेगा अपने को निकालने आना चाहिए। एक और बात, मैं ऐसे भी तुमको इस फॉर्मूला को याद कराया था कि ऑपरेटिंग लेवरेज पूछेगा ना तो स्टेटमेंट से तेरा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। ऑपरेटिंग लेवरेज पूछेगा तो कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट अपॉन ईबीआईटी है। फिक्स कॉस्ट का मतलब ओएल होता है, सो तुमने ऊपर नीचे वाला पार्ट ले लो। लेकिन जब तुझे डिग्री ऑफ ओएल पूछेगा सो रिवर्स फॉर्मूला बना, क्योंकि वो परसेंटेज वाले नंबर डाले जा रहे हैं। सो व्हाट वाज आवर फॉर्मूला, ओरिजिनल फॉर्मूला बोलना, कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीआईटी। लेकिन जब तुझे, ये तो ओएल का फॉर्मूला हो गया, जब तुझे डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज पूछेगा रिवर्स कर फॉर्मूला को, ईबीआईटी ऊपर ले ले, कंट्रीब्यूशन नीचे ले ले। समझा क्या? ये डिग्री के टाइम पे रिवर्स क्यों किया, क्योंकि ये परसेंटेज परसेंटेज में बात कर रहा है। मतलब ऊपर परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी और नीचे परसेंटेज चेंज इन, अभी तुमको एनालिसिस दिया परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी एंड परसेंटेज चेंज इन कंट्रीब्यूशन। मतलब ये परसेंटेज चेंज इन सेल्स ना, जितने से सेल्स चेंज होता है उतने से ही कंट्रीब्यूशन चेंज होता है। ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे उन्होंने लिख के बताया, परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी अपन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। इसी लॉजिक से मेरे को तुमसे सुनना है फाइनेंशियल लेवरेज का फॉर्मूला। डिग्री पहला ओरिजिनल फाइनेंशियल लेवरेज का क्या फॉर्मूला है, ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। इसका उल्टा कर, ईबीटी अपॉन ईबीआईटी। अब इसको परसेंटेज लगा, उल्टा तभी करने का जब परसेंटेज चेंज लगाएगा। सो परसेंटेज चेंज इन ईबीटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, ये तेरा किसका फॉर्मूला हो जाएगा, एफएल का। अभी परसेंटेज चेंज इन ईबीटी पे ईबीटी से लेस टैक्स होता है, सो जितने से परसेंटेज चेंज इन ईबीटी होता है उतने से ही तुम्हारा पैट भी चेंज होता है, और जितना पैट चेंज होगा नंबर ऑफ सेल डिवाइड वाले अगर वही है सो उतने से ही ईपीएस भी चेंज होगा। सो उसको तुम डायरेक्टली परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी भी बोल सकते हो। किस फॉर्मूला को, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज के। सो मैं यहाँ पे एडिशनल एनालिसिस तुमको डाल के दूं तो यहाँ तक 20-20 टक्का चला, अरे बोलो, फिर यहाँ 120 टक्का चला, फिर इधर 240 आया, अब ये 240 फॉर एवर रहेगा। मतलब अगर परसेंटेज चेंज इन ईबीटी मेरा आंसर कितना आया था 240, तो फटाफट बोलो परसेंटेज चेंज इन पैड भी कितना होगा 240। प्रेफरेंस स्टूडेंट नहीं है अगर तो पैड भी नहीं, वही पैड बन जाएगा। मेरा नंबर ऑफ शेयर अगर सेम है दोनों केसेस में, बाजू के बनाए कॉलम में, सो मेरा ईपीएस भी कितने से चेंज होगा, सेम 240% से ही बढ़ेगा। ये है मतलब ईबीटी से लेके पूरा स्टेटमेंट सेम परसेंटेज मेंटेन करता है, सेल्स से लेके कंट्रीब्यूशन तक सेम परसेंटेज मेंटेन होता है, और यहाँ पे 2 लाइनों में 2% चेंज हो जाता है। बोलो जल्दी, फिक्स कॉस्ट के आने से परसेंटेज चेंज हो गया, कितने से, सेल्स का परसेंटेज जो ऊपर से चलते आया था इनटू ओएल, और इंटरेस्ट के आने से वही परसेंटेज और चेंज हो गया इनटू एफएल। ये है डिग्री ऑफ ओएल एफएल। हाँ, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, खत्म कर लो। बाकी मार्जिन ऑफ सेफ्टी वगैरह वो मार्जिन कॉस्टिंग